Yes. चलो. So let us lecture. Okay. So last lecture में हमने ऑलरेडी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के कुछ टेक्निक्स ऑलरेडी देखे थे. तो हमने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैसे निकालना होता है वो ऑलरेडी देखा था. उसके लिए हमने रिंग को बहुत सारी एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, बराबर. तो इस तरह से रिंग को इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम निकाल सकते हैं आराम से dm into r square ये फॉर्मूला से. और उसको इंटीग्रेट करने के बाद ही हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरे रिंग का मिलने वाला है, जो कि एक्चुअली m into r square ये इस तरह से हमको मिलता है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला करेक्टली. ओके, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला एज इट इज. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग is always equal to its mass into radius square. Okay, so this is going to be the formula for moment of inertia of the ring. Yes, and apart from that we also have seen the moment of inertia of a rod. Okay, तो इस rod का जो moment of inertia है ये हमने ढूंढ के निकाला था लास्ट लेक्चर में, जो कि अब ऑलरेडी हमारे सामने है. Yes, moment of inertia of rod कैसे ढूंढना होता है, तो उसके लिए इस rod को भी हमने बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. तो उसमें से एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया जो कि x डिस्टेंस पे है और उसका थिकनेस dx है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने ट्राई किया, जो कि हमको मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू dm into x square. करेक्ट है? ज्यादा लाइट आ रहा है ना यहाँ पे? चलो ठीक है. So I'll just do it something up to the next lecture. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब देखो moment of inertia of an element is going to be x square into dm, right? But the total moment of inertia of the whole rod can actually be found out to be simply the integration of this x square into dm. लेकिन उसमें हमको x square वेरिएबल है और dm भी वेरिएबल है, तो dm को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी था. तो उसके लिए हमने लीनियर मास डेंसिटी का जो कांसेप्ट है वो यहाँ पे यूज किया, जो कहता है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड इज ऑलवेज इक्वल टू द मास अपॉन लेंथ. करेक्ट है? तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी. तो पूरे रॉड की अगर बात करते हैं तो m अपॉन l विल बी द लीनियर मास डेंसिटी. और अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट का मास अपॉन एलिमेंट का थिकनेस मतलब dx, तो dx this becomes actually the linear mass density. And using this we could express this dm in terms of dx. तो अगर इस dx को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको dm is equal to m by l into dx ये मिल जाएगा. और ये वैल्यू dm का हमको यहाँ पे रखना है, जिससे हमको ये मिलता है m upon l into dx. m upon l is going to be constant, so it can be taken out and x square can be integrated, ठीक है, between the limits 0 to l, and then we can be able to get the integration that is x cube upon 3, where we can just replace l first and then 0, so that it will be l cube by 3 in the bracket, and then l will get cancelled and we'll be left with the moment of inertia of the rod to be simply equal to ml square by 3 as a final. Okay, but this is the moment of inertia of the rod about an axis which is passing through its one end and perpendicular to its length. Okay, if suppose we have a situation like this, suppose we have another rod, this is the rod, and suppose we want to find its moment of inertia about an axis which is passing through its midpoint in this way and perpendicular to its length. Okay, तो ऐसे वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे वाले एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढ के निकालेंगे?
how we are going to find out the moment of inertia of this type of rod which is rotating about this midpoint. Okay, midpoint में से पास होने वाला और ये जो है पूरा rod जो है उसका moment of inertia हमको ढूंढ के निकालना है. Again the same strategy will work here. That means we'll have to consider the small element of mass dm and it is at a distance x and it's of thickness dx here also. And we have to find out the moment of inertia of one such element. First of all, तो सबसे पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एलिमेंट का ढूंढ के निकालना है जो कि हमको पता है dm into x स्क्वायर ही रहने वाला है. बिल्कुल ये हो गया एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कि हम एक्चुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं x square into dm, but as we know that dm is actually m by l into dx, so we can just replace it by that and get this m by l into dx. So this is the value of di, that is the moment of inertia of one such element. Okay, but the total moment of inertia of the whole rod is actually going to be equal to the integration of this di, but between the limits. कौन से लिमिट्स यहाँ पे काम करेंगे? देखो x का जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना है, कोई बता सकता है मुझे? What is the minimum value of x possible? x का कौन सा मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे? बोलो फटाफट. जीरो. ओके, तो यहाँ पे हमने इधर भी हमने वही कंसीडर किया था. तो x का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो जाएगा, नो डाउट. तो इसलिए यहाँ पे तो करेक्ट था कि x का वैल्यू कैन बी मिनिमम जीरो एंड मैक्सिमम इट कैन बी l. l is the length of the rod. Okay, but if you just see here, then if you just take x axis along the length of the rod and origin on the midpoint and y axis which is perpendicular to the length of the rod, then we can just have the value of x to be positive in this side and value of x will be negative in this side. Okay, तो अगर हम इस लेंथ रॉड के लेंथ को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो l/2 बन जाएगा. दोनों लेंथ्स कितने रहेंगे? l/2 रहेंगे. So we can just say that this point will have a coordinate that is l/2 here plus l/2 obviously, and here this point will actually have a coordinate of minus of l/2 here. Getting this? And if we just think of the elements on the right side, then their x coordinate will be positive, no doubt. Okay, the x coordinate of all these elements on the right side will be positive, correct? Lekin the x coordinates of all the elements which are there in the left side will actually be negative, and the value of x can be negative also as well as positive also in this case here, which was not the case in here. तो यहाँ पे नेगेटिव बनने का कोई चांस ही नहीं था. x का वैल्यू नेगेटिव नहीं बन सकता था यहाँ पे, लेकिन जबकि यहाँ पे हमने एक्सिस ही बीच में ले लिया है, तो एक्सिस बीच में लेने की वजह से एलिमेंट उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. इसलिए अगर एलिमेंट वो साइड में है तो उसका x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर एलिमेंट ये साइड में है तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा. इसका मतलब x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, और मैक्सिमम कितना नेगेटिव हो सकता है? -l/2 हो सकता है कि नहीं? तो दिस -l/2 is going to be the minimum possible value of x in this case here. Getting this? क्या चेंज हो गया समझा लीजिए कि x का वैल्यू -l/2 से l/2 तक जाने वाला है. No doubt it will be, maximum value will be l/2 only, but minimum value is going to be -l/2. That means we have to integrate this equation from -l/2 to +l/2 in this case. That means the integration of this x square into m upon l into dx will be carried out from -l/2 to l/2 in this case. And as we already know that this m upon l is going to be constant, so it can be taken out as before, and we will be left with simply x square dx in the integration sign, but not the limits. They are different. The limits are -l/2 to l/2. Getting it? Now we can just integrate this further and have this simplified as m by l kept as it is. And what is the integration of x square dx? As already we have just seen here that x square dx has the integration of x cube by 3, but only the limits are different, and that's why we can just solve this separately and get this as x square का integration बन गया x cube upon 3, but that is to be integrated from -l/2 to l/2, and hence in the next step we can just have this as m by l, which is just kept as it is, and here it will be actually
तो अब यहाँ पे देखो एल एक्स के बदले हमको l/2 डालना है, इजंट इट? एक्स के बदले l/2 डालना है, तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा l/2 का क्यूब अपॉन 3, करेक्ट है, माइनस यहाँ पे फिर माइनस l/2 डालना है कि नहीं? लोअर लिमिट जो है वो सेकंड टाइम हमको डालना होता है, इसी x के बदले माइनस l/2 डालना है, जिससे ये बन जाएगा माइनस ऑफ l/2 का क्यूब एंड दैट इज होल टू बी डिवाइडेड बाय, दैट्स इट। तो ये कैलकुलेशन हमको वर्कआउट करना है, ठीक है, जो कि इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना आगे, तो क्या होगा ठीक से, सो इन द नेक्स्ट स्टेप हियर इट विल बी m/l इनटू ब्रैकेट में देखो l/2 का होल क्यूब क्या बनता है, l³/8, राइट? सो हियर इट विल बी l³ अपॉन 8 into 3, ओके, माइनस, ओके चलो, माइनस ऑफ माइनस इट विल बी प्लस, यस, एंड l/2 का क्यूब से वो बनेगा l³/8 again, and that is multiplied by 3 here, so that we can just have this to be simply l³/24 plus l³/24. How much is that? Can you tell me orally? What is this l³/24 plus l³/24? देखो फर्स्ट टर्म में हमको l³/24 आ रहा है और सेकंड टर्म में भी l³/24 ही आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, l³/12, करेक्ट, इट इज 20 हियर, तो यहाँ पे l³/24 plus l³/24 will become, actually it will become 2 times of l³/24, but as we already know that this 2 can be reduced with this 24 leaving behind 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, and even we can cancel out this l also, right? And what we are left with is finally full and final answer क्या होगा हमारा, so you can say I is equal to ml square, okay, ml square by 12. This is actually going to be the final value of moment of inertia of the rod about an axis which is passing through its midpoint and perpendicular to its length, whereas the moment of inertia of the same rod will actually be ml square by 3 if the axis of rotation is passing through its end point and perpendicular to its length, okay? So just get the difference between these two derivations. तो ये दोनों derivations जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो एक बार नोट करो ठीक से। यहाँ पे हमने सिर्फ लिमिट्स चेंज किए हैं, है कि नहीं, लिमिट्स, और वो भी क्यों चेंज करने पड़े, क्योंकि एक्सिस बीच में है, तो इस तरफ -l/2 से उस तरफ +l/2 तक हमको जाना होगा, तो इंटीग्रेट उसी हिसाब से करना होगा, and once we integrate it we can just get the final answer which is going to be the moment of inertia of that rod about midpoint, and this is the moment of inertia of the same rod about end point, okay? Just take the screenshot of this if you want. Okay, so let us see the next derivation now, that is to find out the moment of inertia of a disc. Okay, so let us try to find out the moment of inertia of a disc of mass m and radius r. Okay, so consider a disc here which is having the mass m and its radius is going to be capital R. अभी देखो डिस्क में और रिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो यही कि डिस्क जो है वो अंदर से भी भरा हुआ होता है, जबकि रिंग जो है वो अंदर से खाली होता है, सिर्फ बॉर्डर में उसके मास फैला हुआ होता है, जबकि डिस्क के अंदर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली even in the interior of that ring. So therefore we can just consider this disc like this here. तो ये समझो मान लो एक डिस्क है, ठीक है, this is the disc and suppose its thickness is very small which can be neglected. तो एक तरह से ये प्लेनर बॉडी है कि नहीं, प्लेनर बॉडी मतलब फ्लैट बॉडी है,
ठीक है, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क, okay, and axis of rotation is just going to be passing through this center and perpendicular to this disk like this, and the disk is suppose rotating like this about this axis here, so just like a flywheel, okay, which is revolving about its own axis in this way, या जैसे फ्लोर मिल होता है कि नहीं, तो फ्लोर मिल के अंदर हम देखते हैं कि जो जो जायंट जो स्टोन्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो इस तरह से घूमते रहते हैं, या कोई भी व्हीकल जो होता है, साइकिल का टायर या साइकिल का जो व्हील होता है, वो व्हील अगर एक एक जगह पे रख के अगर उसको घुमाने लग जाए तो वो इट विल बी सिमिलर टू द डिस्क ओनली हियर। चलो ठीक है, तो ये डिस्क है और इस डिस्क का मास कैपिटल एम है और उसका रेडियस कैपिटल आर है और हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, we'll have to consider this disk to be made up of large number of elements once again, as already we have done it in the case of rod also. तो rod के केस में भी हमने वही किया था, इधर भी हमको वही करना है। we'll have to divide this disk into large number of elements, but what we can just take the shape of those elements. कैसे elements हम consider करेंगे? क्या point size elements consider करेंगे या rod type के elements consider करेंगे या रिंग टाइप के एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे? व्हाट कैन बी द बेटर सॉल्यूशन? तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इट विल बी वेरी इजी इफ वी जस्ट कंसीडर दिस डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। वी कैन जस्ट डू दैट, क्योंकि कोई भी जो डिस्क है वो हमेशा नंबर ऑफ रिंग्स से बना हुआ होता है। जैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो है वो एक के नीचे एक के अंदर एक के अंदर एक दूसरा रिंग इस तरह से रखा हुआ है, तो ये सभी रिंग्स का मिलके डिस्क बनता है। ठीक है, डिस्क कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स व्हिच आर ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड ऑब्वियसली डिफरेंट मासेस आल्सो। तो अलग-अलग मास के अलग-अलग रिंग्स से ये डिस्क बना हुआ है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे और इसका इसमें से एक रिंग हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो ठीक से, लेट अस ड्रॉ इट बाय दिस रेड पेन। ठीक है, so let us see, suppose this is the disk, sorry, ring like this. ओके, ये रिंग से वो इसी टाइप के रिंग से ये पूरा डिस्क बना हुआ है, ऐसा हम अगर एज्यूम कर लेते हैं तो अभी हमारा काम क्या होगा कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढने का और उसको इंटीग्रेट करके पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढ के निकालने का। ठीक है, दैट इज द जॉब, वी कैन जस्ट डू इट हियर। तो अभी समझो यहाँ पे जैसे कि अगर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? वी कैन जस्ट कंसीडर the mass of ring to be dm, okay, ring का जो मास है तो उसको हम dm बोल सकते हैं, and radius of that ring can be considered to be small r, okay, small r consider कर सकते हैं, जबकि पूरे डिस्क का रेडियस कितना है देखो, कैपिटल R, they are going to be different, okay, so if you just see this is the capital R which is going to be the total radius of the ring disk actually, but here डिस्क जो है तो सॉरी रिंग जो है उस रिंग का जो रेडियस है वो हम यहाँ पे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, चलेगा ना? स्मॉल आर इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ दैट रिंग एंड उसका थिकनेस भी तो होगा ना कुछ तो भी, तो ये जो थिकनेस है यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे उस रिंग का थिकनेस, जिसको हम बोलेंगे डी आर, चलेगा? डी आर इज एक्चुअली गोइंग टू बी द थिकनेस ऑफ दैट रिंग हियर, ओके। तो यहाँ पे रिंग का मास ढूंढ के निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मास ऑफ रिंग। व्हाई? बिकॉज द मास ऑफ द डिस्क इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट्स एरिया,
ठीक है नहीं, उसके पूरे एरिया के ऊपर उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे हालत में हमको जो मास पर यूनिट एरिया का जो कंसेप्ट है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। ओके, सो इफ यू जस्ट कंसीडर द मास पर यूनिट एरिया ऑफ दैट डिस्क, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल डेंसिटी बोलते हैं, एरियल डेंसिटी। ओके, so let us consider the areal density of the ring disk to be simply sigma. Okay, sigma is going to be the areal density. अभी ये होता क्या है, areal density मतलब होता क्या है? The areal density is actually going to be the mass of the disk as a whole upon the area of the disk. Actually, remember, areal density का मतलब है, देखो यहाँ पे हम लिख देंगे उसका फॉर्मूला। ठीक है, मास ऑफ द डिस्क अपॉन एरिया ऑफ द डिस्क। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द एरियल डेंसिटी। तो इसलिए फिर एरियल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, so we can just denote it by sigma, and this areal density will actually become mass of the disk. How much it is? See it here, this is m is the mass of the disk. Okay, तो m हमने ऊपर डाल दिया। ठीक है, what can you tell me what is the area of the disk? Obviously it's pi r square, right? Why? Because it's a circular one. तो सर्कुलर होने की वजह से उसका एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो मास m अपॉन पाई, लेकिन कौन सा कैपिटल आर, क्योंकि डिस्क का हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, m अपॉन पाई आर स्क्वायर विल एक्चुअली बी द फॉर्मूला फॉर एरियल डेंसिटी ऑफ डिस्क। ओके, तो ये हमने किसके लिए किया, डिस्क के लिए किया। ठीक है, कैन यू फाइंड आउट द एरियल डेंसिटी ऑफ रिंग? एक्चुअली उस रिंग का एरियल डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो अगर हम वो निकालने के लिए ट्राई करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, देखो, फॉर द रिंग द एरियल डेंसिटी विल बी द सेम, नो डाउट, बट इट विल एक्चुअली बी इक्वल टू द मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग, नो डाउट, मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग। अभी मास ऑफ रिंग तो ऑलरेडी हमारे पास है, डीएम है, करेक्ट है, तो ये डीएम हमको यहाँ पे डालना है, नो डाउट। लेकिन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिंग? दैट इज द challenging question here. Yes, can you tell me how will you find out the area of the ring? कौन बताएगा? just दिमाग लड़ाओ और बोलो फटाफट। how will you get the area of ring? उसका रेडियस हमको ऑलरेडी पता है, थिकनेस पता है dr, बस बाकी कुछ नहीं। तो how will you get the area of that ring? कौन बताएगा? Sir, Hello? sir, we can find the surface area of ring by subtracting pi r square minus pi r small, pi small r square. We would get the surface area, but what about the height or width of the ring? Yes, it will be somewhat difficult. Can't you get any simple method than that? No, that is also correct. We can just subtract the inner area from the outer area. Okay, after all they are circles ना, दोनों circles है, तो आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको उस रिंग का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टिल आई विल वेट फॉर मोर आंसर्स। इफ somebody have any other method to find out the area of that same ring in a very short way or any alternative way, तो बता दो फटाफट। yes, anyone? रिंग का एरिया कैसे निकालना होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। yes, anybody? okay, see here, एक सिंपल सी बात है कि can you consider this ring to be in the form of a ribbon? एक रिबन कंसीडर कर सकते हो उसको, फ्लैट एक रिबन के जैसा कंसीडर करो, और अगर उस रिबन को यहाँ से काट दो, यहाँ पे काट दो, ठीक है, और उसको अगर ओपन कर दो तो इस टाइप का एक स्ट्रिप बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप माना ही वो रिंग है, कट किया हुआ रिंग है वो। ओके, अभी सोचो अगर इस रिंग को मैंने यहाँ पे कट किया और उसको अगर खोल दिया तो इस टाइप का रिबन बनेगा कि नहीं? जरूर। अभी इस रिबन का एरिया और उस रिंग का एरिया
फर्क क्या है, सेम ही तो है, लेकिन फायदा क्या हुआ हमको कि ये जो रिबन है उस रिबन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिकॉज द रिबन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल के फॉर्म में है वो, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इतना सिंपल हो गया वो। लेकिन ये हमको समझना होगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रिबन, कैन यू टेल मी? अभी कंपैरेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन? 2 pi r. Very good, that's it. So 2 pi r, because you have cut the ribbon at one point and just opened it, so the circumference of that circle will actually become the length of this ribbon, so we can just call it as 2 pi r. Okay, and what about the thickness or breadth of that ribbon? वो तो dr ही रहने वाला है, ये रहा dr, correct है? तो what will be the area of this ribbon then? So we can just say that it will be just product of length and breadth, that means it will actually be 2 pi r into dr. यहाँ तक समझा क्या सबको? 2 pi r into dr. dr is going to be the thickness and 2 pi r is going to be the length. So the area of that ribbon actually or ring will be actually 2 pi r into dr. अगर तुमको ये नहीं समझा how this area becomes 2 pi r dr, ये अगर तुमको नहीं समझा तो एक दूसरा तरीका है एरिया निकालने का, जो कि अभी अथर्व ने बताया था कि एरिया कैन बी फाउंड आउट बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ इनर सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ आउटर वन. ओके, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ आउटर सर्कल, कैन यू टेल मी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल. इट्स गोइंग टू बी r plus dr. डू यू एग्री विद दिस? r plus dr है कि नहीं? तो इसलिए आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा, उसको बोल देंगे a2 सपोज माइनस a1. a2 मतलब आउटर सर्कल का एरिया और a1 मतलब इनर सर्कल का एरिया. अभी एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे a2 के बदले क्या आने वाला है, पाई इंटू r प्लस dr का होल स्क्वायर, राइट है? माइनस a1 का मतलब क्या होगा, इनर सर्कल का एरिया जिसका रेडियस r ही है, तो रेडियस अगर r है तो सिंपली उसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर. दैट्स ऑल. सो इफ यू जस्ट टेक pi common from these two brackets, then what we are left with is r plus dr the whole square minus r square just as it is, and then we can just simplify this by using this a plus b the whole square formula, which gives us r square plus 2r dr plus dr square, correct है? Minus r square just kept as it is, and here this r square minus r square will get cancelled, and this dr square is negligibly small. Okay, yes, it is very small as compared to the both of these areas, है कि नहीं? तो ये पाई आर स्क्वायर या 2r dr के सामने ये dr स्क्वायर कितना छोटा है, वो छोड़ो उसको, just neglect it, and what can we get is pi into ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 2r into dr बचेगा बस, जिसको ही हम लिख सकते हैं 2 pi r into dr. Getting it? Once again we are going to the same area for the ring. ठीक है, तो area of the ring is actually going to be 2 pi r into dr from the both the methods. अभी तुमको जो चाहिए वो मेथड यूज करो, ठीक है? जो पसंद है वो मेथड यूज कर सकते हो. I think this will be somewhat complicated. No doubt, it's also correct. No doubt. And this is somewhat simpler. Okay. चलो ठीक है, कैसे भी करके रिंग का जो एरिया है तो वो तो 2 pi r dr आ ही रहा है, तो जिसको यूज करके हम यहाँ पे अभी सिग्मा को इक्वेट करेंगे. ठीक है, सिग्मा इस तरफ से भी हमको मिल रहा है, इस तरफ से भी मिल रहा है, तो दोनों सिग्मा अगर इक्वेट करेंगे तो उसमें से देखो क्या मिलेगा हमको. तो यहाँ से हमको मिलेगा dm अपॉन 2 pi r into dr, okay, which is actually going to be equal to capital M upon this pi r square, okay. And then in order to find out dm, we'll just transfer this whole 2 pi r dr in that side, so that we can be able to get the value of dm here, that is m upon pi r square into, here it will be 2 pi r into dr. Just note, where is there is small r, you have to keep small r only, and wherever there is capital R, you have to keep it as capital R only. Don't mix them. Okay. Yes. So यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या पता चलेगा, ये पाई जो है
वो सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। और अगर पाई कैंसिल हो गया तो उसमें से हमको डीएम का जो वैल्यू मिलता है तो वो रहेगा डीएम विच इज गोइंग टू इक्वल टू ओके तो 2m अपॉन r स्क्वायर इनटू r dr, राइट है। सो दिस इज 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू r इनटू dr. Okay, so this is the value of dm we have got here. Yes, what we have to do with this value here? इस वैल्यू के साथ हमको क्या करना है, क्यों निकाला हमने ये dm? क्योंकि हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ठीक है नहीं। How will you get the moment of inertia of the ring? What is the formula for moment of inertia of the ring? Simply it's product of mass and radius square, है कि नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the moment of inertia of the ring here will actually be the mass of ring, that is dm, into radius square, radius of ring का square जो कि r square है। तो इसलिए यहाँ पे dm into r square, this will actually become the moment of inertia of the ring actually. तो अगर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया, उसको हम di से डिनोट कर देंगे, तो उसको हम r स्क्वायर इनटू dm ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग तो मिल गया, but this whole disk is actually made up of large number of rings, right? And hence you can just get the total moment of inertia of the disk by just integrating this di. Okay, तो इसको इंटीग्रेशन करने से हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है, जिसको हम I बोलने वाले हैं। I is actually going to be the moment of integration of di, where di is going to be r square into dm. But can you tell me what are the limits of this integration? What is the minimum possible value of small r? r जो है वो छोटा होते 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 कितना छोटा हो सकता है? 0 हो सकता है। और क्या हो सकता है? और r जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? कैपिटल R तक बढ़ सकता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो लिमिट्स है तो वो रहेंगे 0 से कैपिटल R तक। ओके, तो 0 to कैपिटल R, these are going to be the limits of this integration. Yes, and then we can just be able to solve this further. So here from 0 to capital R, this r square into dm, but already we know that this dm is already obtained here from equation number 1. तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 2m अपॉन r स्क्वायर into r into dr, करेक्ट है। Again I am noting here that this capital R is different from small r, so don't cancel this r square and r square even by mistake, ठीक है। तो क्योंकि r जो है कैपिटल R जो है वो डिस्क का रेडियस है, जबकि स्मॉल r रिंग का रेडियस है। तो उसमें से क्या है कि ये जो पूरा फैक्टर जो है 2m अपॉन r स्क्वायर वो तो कांस्टेंट है, बिकॉज जब हम रिंग चेंज करेंगे, एक रिंग से दूसरा रिंग कंसीडर करेंगे, तो ना कैपिटल M बदलने वाला है ना ही कैपिटल R बदलने वाला है, ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं। बदलेगा कौन? स्मॉल r बदलेगा, तो वो तो वेरिएबल है, उसको थिकनेस dr वो भी वेरिएबल है, तो इसको उसको भी अंदर रखना है। लेकिन जो कांस्टेंट्स है उनको अगर बाहर लेके जाते हैं तो हमको नेक्स्ट स्टेप पे मिलेगा I is equal to 2m upon r square into इंटीग्रेशन ऑफ ये r स्क्वायर और ये r मिलके r क्यूब हो जाएगा। Divided with this, so it will become r cube and dr just kept as it is, and this is to be integrated from 0 to capital R. Okay, now just tell me what is the integration of this r cube dr. In the same way as we have the formula for integration, that is integration of x raised to n is actually going to be x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, so can you tell me what is the integration of x raised to 3 dx then? x cube का integration क्या होगा फिर? Yes, what is the integration of x cube dx? According to the formula, that is integration of x raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. So अगर हमने n के बदले 3 को कंसीडर किया तो हमको मिलेगा x raised to 3 plus 1 मतलब 4 upon 3 plus 1 again is 4, correct है। This is actually going to be the integration of this x cube dx. So in the same way here r cube dr, तो r cube dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? Obviously r raised to 4 upon 4, correct है।
So here we can just take the next step and get this as 2m upon r square kept as it is, and here integral of this, तो ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और उसके बदले इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे वहां पे। तो r क्यूब का इंटीग्रेशन जो कि हमको पता ऑलरेडी होता है r raised to 4 upon 4 and that is again from 0 to capital R। ये हमको लिमिट्स भी यहाँ पे लिखने हैं, लिमिट्स 0 से लेके कैपिटल R तक। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, everything will just remain same as it is, only the thing is that in the bracket जहां पे भी स्मॉल r दिखता है तो वहां पे हमको पहले कैपिटल R डालना है, और जहां पे भी स्मॉल r दिखता है बाद में 0 डालना है और बीच में माइनस साइन देना है, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल R डालेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल R raised to 4 upon 4 माइनस here it will be 0 raised to 4 upon 4, करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमको सिंपलीफाई करना है, जिसमें आगे जाके वो बनेगा 2m upon r square into ब्रैकेट में अब ये 0 raised to 4 तो 0 बनेगा, 0 upon 4 will remain 0 and subtracting 0 will not make any difference, so this whole bracket will just remain as r raised to 4 upon 4 only, okay, and then we can be able to cancel out these terms here। तो यहाँ पे r square जो है तो वो r square और r raised to 4 कैंसिल होके बचेगा सिंपली r square, और ये 2 जो है वो इस 4 के साथ रिड्यूस होके 2 बचेगा, और मिलेगा क्या हमको फाइनली, तो देखो m into r square and that is divided by 2, this is the equation what we want, okay, this is the full and final equation for the moment of inertia of any disk about its axis which is passing through its center and perpendicular to its plane, remember, okay। चलो ठीक है, थोड़ा सा heavy derivation है ये, no doubt, but just ask me the step which you are not understood, okay, and just take the screenshot also। Yes, finish with this, any doubt to anybody, just put it in the chat box if you having some। Okay, if you don't have any doubt then just practice this derivation 2 to 3 times after this lecture, okay। Yes, let us see the next concept in this chapter, that is the moment of inertia of a sphere। Yes, how will you find out this moment of inertia of a sphere, solid sphere obviously, whose mass is capital M and whose radius is capital R, okay, moment of inertia of a sphere of mass M and radius R। Yes, suppose this is the sphere whose radius is capital R and mass is capital M, and we want to find out its moment of inertia about an axis which is passing through its center and obviously along its diameter। तो ऐसा वाला sphere जो है उसका moment of inertia हमको ढूंढ के निकालना है। How will you divide it in number of parts? कैसे parts में उसको divide करेंगे बताओ बाबा। Yes, anybody? How will you find out the moment of inertia of the sphere by dividing it? How will you divide it? कौन से फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे? अरे बोलो फटाफट। ठीक है, देखो I will just tell you, the sphere has to be considered to be large number of, made up of large number of discs, okay, which are just kept one above the others। तो इस तरह से इस स्फीयर को जैसे कोई पोटैटो होता है, पोटैटो, उसको अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो उसके स्लाइस बनाते हैं। पोटैटो चिप्स खाए ना तुमने, तो सपोज है कि सर स्फीयर है,
उसको अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर कट 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 करते जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इस टाइप के चिप्स मिलेंगे। देखो ये हो गया एक चिप, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। अभी इसमें एक बात याद रखो कि जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना, तो वैसे वैसे उन चिप्स का जो रेडियस है वो कम 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 होता जाएगा। बिल्कुल टॉप का जो चिप है उसका रेडियस 0 होगा, ठीक है। इवन नीचे भी अगर जाएंगे तभी भी रेडियस कम 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 होता जाएगा। एंड वी कैन जस्ट कंसीडर दिस होल स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्स which are kept just one after above the other, and all these disks are just rotating independently, and we will have to find out the moment of inertia of each of these disks and just add them together so as to get the total moment of inertia of the sphere. Just if you want, you can just go through the derivation which is already there in discussed in HC Verma, ठीक है। तो HC Verma का जो पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1 जो है, तो उसके अंदर ये डेरिवेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, किस तरह से उस एक डिस्क का मास निकालने का जो टेक्निक्स हमने अभी यूज किए वही यूज करने हैं, ठीक है। और वो यूज करके एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, टोटल स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आपको दे देता हूँ, एक डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो तुमको सिलेबस में नहीं है, रेगुलर 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, but just result is already there. The moment of inertia of the solid sphere is actually 2 by 5 into mr square. Just remember this formula as it is. The moment of inertia of a solid sphere, its diameter is always equal to 2 by 5 mr square. अब ये 2 by 5 कहाँ से आया, तो उसके लिए तुमको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, otherwise just learn it as it is, just 2 by 5 mr square. सिंपल फॉर्मूला है। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी निकाला और हमको पता चला कि वो mr square by 2 बनता है, या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला सेंटर मिड पॉइंट के अबाउट और पता चला कि वो ml square by 12 बनता है, या एंड पॉइंट के अबाउट पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ml square by 3 बनता है। तो ये जो नंबर्स है वो नंबर्स एक्चुअली इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिल रहे हैं। तो इसे इन द सेम वे हियर आल्सो दिस 2 by 5 appears after the long calculations which are performed here for finding the moment of inertia of a sphere by just dividing it into large number of one disk and just integrating it between the limits minus r to plus r. Okay, and in the same way here we can just consider this hollow sphere here. ये suppose एक hollow sphere है, तो इस hollow sphere को भी हम वही टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। Suppose this hollow sphere is of mass capital M and radius r, and we want to find out the moment of inertia of this hollow sphere. So it comes out to be actually 2 by 3 times of mr square. See the difference? The moment of inertia of a hollow sphere is actually 2 by 3 times of mr square, whereas the moment of inertia of the solid sphere is going to be 2 by 5 times of mr square. Okay? तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो आपको बिल्कुल लर्न रखने हैं, लर्न करके रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो भी शेप दिया है तो उसके हिसाब से हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर डिस्क दिया है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, रिंग दिया है अलग फॉर्मूला, रॉड दिया है सेपरेट फॉर्मूला, अगेन सपोज हॉलो स्फीयर दिया है या सॉलिड स्फीयर दिया है तो इट विल बी डिफरेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। एंड अगर सपोज सिलेंडर दिया है तो क्या करेंगे, सपोज देयर इज अ सिलेंडर of mass m and radius r, and we want to find out the moment of inertia of this whole cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its area or parallel to its length in this way. M is the mass of cylinder, r is the radius of cylinder, and we want to find out the moment of inertia of this cylinder. How can we get that? कौन बताएगा? How will you consider it in or divide it in large number of elements? कैसे elements में divide करेंगे उसको बताओ फटाफट। It's a solid cylinder, okay? Solid cylinder है वो, तो solid cylinder का हमको moment of inertia निकालना है, and it is rotating about this axis, which is passing through the midpoint and parallel to its length. So how will you divide? कैसे consider करेंगे उसको? How will you divide it in large number of parts? Yes, we have to divide it in the large number of discs, which are kept one after other. अगर हम इसको ऐसे डिस्क के फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे, दिस इज द फर्स्ट one such disk, here it is another disk, here again it is another disk,
which are just kept one below others. ठीक है, तो इस तरह से बहुत ऐसे डिस्क जो है वो अलग अलग डिस्क यहाँ पे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, और सभी अलग अलग अपने इंडिपेंडेंटली रोटेट हो रहे हैं। ऐसा अगर हम एज्यूम करते हैं तो एक डिस्क का जो मास है वो अगर हम कंसीडर करते हैं dm, रेडियस तो सबका सेम ही होगा जरूर, तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा? कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ? इट विल बी मास इनटू रेडियस स्क्वायर अपॉन 2, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसलिए डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो बनेगा dm into r square upon 2. ओके, but if you want to find out the total moment of inertia of the whole cylinder, solid cylinder, then you have to integrate this di, correct? And if you just do that, then we can get this dm into r square upon 2, where r square by 2 is a constant, hence it can be taken out, and we can just get this r square upon 2 out, and integration of dm only, which is going to be the total mass of the disc cylinder here. Okay, dm is the mass of one disc here. So if we just integrate this dm, then what we are going to get is the total mass of that whole disc, and that is denoted by capital M here. Therefore, we can just get that this I is equal to mr square upon 2 as the final formula for the moment of inertia of a disc. आप बोलेंगे अभी ये जो फॉर्मूला है वो तो हमारा डिस्क का जो फॉर्मूला था उसके जैसे ही मिल गया। यस, है वैसा ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर कैन बी फाउंड आउट इन द सेम बाय द सेम फॉर्मूला एज दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एक्चुअली, बिकॉज़ सिलेंडर इटसेल्फ इज अ डिस्क whose thickness is large. देखो थिकनेस सिलेंडर में और डिस्क में फर्क क्या होता है? फिर सिर्फ इतना ही ना कि सिलेंडर जो है वो थिकनेस में बड़ा होता है और डिस्क जो है वो फ्लैट होता है। It's okay. So cylinder can be considered to be large, made up of large number of discs, and adding the moment of inertia of disc, we get the moment of inertia of cylinder, and that's why the formula for moment of inertia of a cylinder is going to be same as the moment of inertia of a disc. Okay, तो ये बात समझनी है हमको। So in this way we can just find out the moment of inertia of any shape. ठीक है, in general जो standard shapes है उनका moment of inertia कैसे निकालना होता है वो हमने already अभी देखा है। तो in the next lecture we just go further. इसने शेप्स तो है सिलेबस के अंदर, दूसरे किसी कोई शेप्स के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जेई नीट के सेक्शन में या जेई नीट के सिलेबस के अंदर आपको बाकी जो शेप्स है जैसा कि कोन, वो भी सॉलिड कोन, देन होलो कोन, और सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम टेढ़ा कर लेंगे तो उसके अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा जरूर। So large number of different shapes are already there in the syllabus of JEE, but in the regular textbook you have only these 5 shapes. One is the rod, ring, disc, hollow sphere, and solid sphere, and obviously cylinder, which is same as disc only. Okay. चलो ठीक है, so let us stop here. Thank you all of you.